वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में देखा कि प्रवाह संबंधी कौन से बल कार्य करते हैं, जैसे गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल, फिर ज्वारीय बल। फिर हमने देखा महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह कैसे हुआ। उत्तरी भाग लोरेशिया मतलब पेंजिया का विभाजन हो गया, उत्तरी भाग लोरेशिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, बीच का भाग टेथिस सागर के रूप में बदल गया, इसे टेथिस का खुलना कहा गया। और किस तरह से प्रशांत महासागर, अंध महासागर एंड आर्कटिक सागर आदि उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण हुआ, ये सब हमने देखा। उसी की निरंतरता बनाते हुए हम देखेंगे कि पर्वतों का निर्माण को किस प्रकार से बताया है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के सहारे वैगनर ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या को भी सुलझाने का प्रयास किया। जब उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रहे थे, तो सीमा द्वारा रुकावट के कारण इन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे वलित हो गए, जिस कारण रॉकीज तथा एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। इस तरह यूरेशिया, अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने तथा एक दूसरे की ओर सरकने के कारण टेथिस भूसन्नति मोड़ में बदल गई, जिस कारण टर्सरी युग की एल्पाइन पर्वत श्रेणियों का निर्माण या रचना हुई। यहाँ हम देख रहे हैं कि वैगनर ने दो तरह की बातें जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, उस तरह की बात हुई। जैसे पहले अपन कल जब वीडियो में अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि सियाल बिना रुकावट के सीमा पर तैर रहा था, ये बात आई थी। तो क्या हुआ, और आज जो हम देख रहे हैं उसमें अपन ने पढ़ा कि सीमा द्वारा रुकावट के कारण। तो सीमा द्वारा किस में रुकावट के कारण? सियाल में। तो ये जो बात है वो क्या होगी? परस्पर विरोधाभासी। यानी प्रारंभ में तो सियाल बिना रुकावट के सीमा पर तैर रहा था, परंतु बाद में सीमा द्वारा सियाल के प्रवाह में रुकावट हुई। तो ये जो है एक क्वेश्चन मार्क जैसा हो जाता है कि ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि अभी अपन ने जब पर्वत का निर्माण बताने की कोशिश की वैगनर में, उसमें देखा तो ये बताया है कि उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित हो रहे थे, तो सीमा द्वारा रुकावट के कारण इन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे वलित हो गए, जिससे इनका एंडीज और रॉकीज का निर्माण हुआ। जबकि पहले ये था कि सियाल है वो बिना रुकावट की सीमा पर तैर रहा है। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन हो जाता है कि ये कैसे संभव हो सकता है। फिर समुद्र द्वीपीय चाप की उत्पत्ति। समुद्र द्वीपीय चाप तथा तोरण की उत्पत्ति के कारण महाद्वीपों की प्रवाह गति में स्थिरता का होना बताया जाता है। कि इनका मतलब समुद्र द्वीपीय चाप जो हैं, इनकी उत्पत्ति का कारण क्या बताया कि महाद्वीपों की जो प्रवाह गति थी उसमें कमी आ गई। जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था, उस समय इसका कुछ भाग महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दे पाया तथा पीछे छूट गया, और सखालीन, क्यूराइल, जापान, फिलीपाइन आदि द्वीपों का निर्माण हुआ। यानी एक साथ ये जब प्रवाह नहीं हो पाए। इसी तरह दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होते समय कुछ भाग पीछे छूट गया और पश्चिमी द्वीप समूह का निर्माण हुआ। अब आता है कार्बनिफेरस हिमानीकरण। कार्बनिफेरस युग में दक्षिणी गोलार्ध में
हिमावरण का व्यापक विस्तार हुआ था, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध के ब्राज़ील, फॉकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका के जो कारू प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में हिम प्रसार हो गया। और कार्बोनिफेरस युग में क्या था? सभी स्थलपिंड एक स्थल भाग के रूप में थे। दक्षिणी ध्रुव वर्तमान डरबन के पास था। इस तरह दक्षिण ध्रुव पेंजिया के मध्य में था। जब हिम चादर का फैलाव हुआ होगा तो दक्षिणी ध्रुव के उक्त स्थानों पर हिमावरण छा गया होगा। बाद में महाद्वीपीय प्रवाह के कारण स्थल भाग अलग हो गए होंगे। इस तरह ग्लासोप्टेरिस वनस्पति का वितरण भी उक्त क्षेत्रों में हुआ माना गया है। यानी किस प्रकार से उस वनस्पति का निर्माण हुआ, ये उन्होंने समझाने की कोशिश की है। अब ये जो सारी बातें वैगनर ने अपने का जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में बताई हैं, उस सिद्धांत को जो मूल्यांकन हुआ उसमें क्या बात हुई वो अपन देखते हैं। वैगनर का प्रारंभिक उद्देश्य जो जलवायु पर संबंधी परिवर्तन हुए थे उनका समाधान करना ही था, लेकिन समस्याएं आती गई तो सिद्धांत बढ़ता गया और इस वजह से कुछ सिद्धांत में परस्पर विरोधी बातें भी कह दी गई हैं। तो जो मूल्यांकन किया गया कि इस सिद्धांत में क्या दोष पाए जाते हैं, उनमें पहला जो है वो है वैगनर द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए अनुपयुक्त है। कौन सा? जैसे उन्होंने ज्वारीय बल की बात की थी। चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीप में पश्चिम दिशा की ओर तभी प्रवाह हो सकता है जब वह वर्तमान ज्वारीय बल से कई गुना अधिक हो। यदि इतना बल महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहा होता तो पृथ्वी का परिभ्रमण एक ही वर्ष में बंद हो गया होता। इस तरह गुरुत्व बल के कारण महाद्वीपों में प्रवाह नहीं हो सकता, बल्कि इसके प्रभाव से स्थल भाग आपस में मिल गए होते। 90 जो अरब हैं वह वर्तमान ज्वारीय बल से इतना गुना अधिक उन्होंने बताया है, जो कि बहुत ज़्यादा बल है। फिर आता है वैगनर ने जो सियाल और सीमा के बारे में बात कही है। जैसे प्रारंभ में बताया कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा था, बाद में बताया कि सीमा से सियाल पर भी रुकावट आई। और अगर इसे मान भी लें तो यदि सियाल से सीमा कठोर है तो सियाल उस पर तैर कैसे सकता है। फिर उन्होंने जो बताए हैं कि अटलांटिक महासागर के दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी क्या कहा है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तट पूर्णतः नहीं मिलाए जा सकते। दोनों तटों की भूगर्भिक बनावट हर जगह मेल नहीं खाती है, ये भी उन्होंने बताया है। वैगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा तिथि पर अच्छी तरह प्रकाश नहीं डाला। कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया किस बल द्वारा स्थिर रहा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरह से ये अपन वैगनर के सिद्धांत जो है उसके बारे में अध्ययन किया।